हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे और पिछली वीडियो तक हमने सक्रियता श्रेणी के ऊपर स्थित धातुएं, मध्य में स्थित धातुएं और सक्रियता श्रेणी के नीचे स्थित धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं ये देखा था। आज हम देखेंगे कि इस वीडियो में कि जो धातुएं हमने प्राप्त की उनको शुद्ध कैसे कहते हैं, अर्थात धातु का परिष्करण। हम आज धातु के परिष्करण के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं परिष्करण का अर्थ क्या होता है। क्या होता है परिष्करण? तो देखिए, वह विधि जिसमें अशुद्ध धातु से अशुद्धियां दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, परिष्करण कहलाती है। परिष्करण कहलाती है। करेक्ट। तो परिष्करण क्या होता है? एक वह विधि जिसमें अशुद्ध धातु से अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं, उसे हम परिष्करण विधि कहते हैं। करेक्ट। परिष्करण के लिए कई तरह की विधियां काम में ली जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो काम आती है वो होती है वैद्युत अपघटनीय विधि। धातु परिष्करण में काम में लेते हैं। ठीक है, तो कई बार बच्चों 1 नंबर का प्रश्न आता है कि धातु के परिष्करण में कौन सी विधि ज़्यादातर काम में ली जाती है? तो वैद्युत अपघटनीय विधि ज़्यादातर काम में ली जाती है। अब प्रश्न आता है ये विधि क्या होती है, कैसे इसके द्वारा हम शुद्ध धातु को शुद्ध करते हैं, तो अभी आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। इस विधि के अंदर जो एनोड होता है, एनोड जो होगा वो अशुद्ध इस विधि में, यहाँ लिख लीजिए, इस विधि में अशुद्ध धातु की मोटी परत। ठीक है, एनोड के रूप में हम किसको लेते हैं? अशुद्ध धातु की मोटी परत। कैथोड के रूप में हम किसको लेंगे? कैथोड के रूप में शुद्ध धातु की पतली परत। ठीक है, इसको हम कैथोड के रूप में लेते हैं। और विलयन के रूप में हम क्या लेते हैं? जिस धातु को शुद्ध करना है उसका लवणीय विलयन। जिस धातु को हमें शुद्ध करना होता है उसका हम लवणीय विलयन लेते हैं। तो कई बार छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है कि वैद्युत अपघटन विधि में कैथोड, एनोड और विलयन के रूप में हम क्या क्या लेते हैं। तो बच्चों ये आपको याद होना चाहिए। एनोड के रूप में अशुद्ध धातु की मोटी परत, कैथोड के रूप में शुद्ध धातु की मोटी परत, और विलयन के रूप में जिस धातु को हम शुद्ध कर रहे हैं उसका लवणीय विलयन हम काम में लेते हैं। ठीक है, देखिए
हाँ बच्चों, अब यहाँ हम इस विधि के द्वारा कॉपर धातु को कैसे शुद्ध करते हैं वो देखेंगे। तो देखिए, कॉपर कॉपर धातु का शुद्धिकरण शुद्धि सॉरी परिष्करण 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 ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों देखिए, कॉपर धातु के परिष्करण के लिए हम एक इस प्रकार का एक वैद्युत अपघट्य टैंक लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा वैद्युत अपघट्य टैंक। ठीक है, इस टैंक में हमने ये एनोड के रूप में अशुद्ध धातु की एक मोटी परत ली, इसे हमने पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट किया, तो ये क्या बन गई हमारी एनोड। हमने शुद्ध कॉपर की एक पतली परत ली और इसे हमने बैटरी के नेगेटिव सिरे से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गई हमारी कैथोड। ठीक है, शुद्ध धातु की परत। और इसके अंदर हमने अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। अम्ल क्यों डाला? जिससे कि ये विद्युत का चालन आसानी से जल्दी हो सके। करेक्ट। तो इस प्रकार हमने इस पूरे उपकरण को सेट किया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो कॉपर सल्फेट होता है, इस कॉपर सल्फेट के अंदर CuSO4, ठीक है, इस कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर के और सल्फेट के आयन क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ठीक है, कॉपर और सल्फेट के आयन इस विलयन में मौजूद होते हैं। कॉपर सल्फेट के इस विलयन में कॉपर और सल्फेट के आयन उपस्थित होते हैं। जब हम इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम स्विच ऑन करके इस विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं, करंट प्रवाहित करते हैं, तो इस एनोड और कैथोड के ऊपर अभिक्रिया होती है। एक प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं वो हम यहाँ देखते हैं। तो पहले कैथोड पर देखते हैं। देखिए, कैथोड पर ठीक है, देखिए बच्चों, ये Cu+ आयन जो होता है, Cu+ आयन, ये धन आयन इस कैथोड की ओर आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि ये कैथोड नेगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव आयन है, तो ये पॉजिटिव आयन कैथोड के ऊपर जाता है और कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर के परमाणु में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ, कैथोड पर कॉपर जो होता है, कॉपर आयन जाएगा और वहाँ से कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर के कॉपर के परमाणु में बदल जाता है। कॉपर परमाणु करेक्ट। कैथोड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन आयन, ठीक है, ये धनायन कैथोड पे जाएगा, कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर के परमाणु में बदल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं Cu+ आयन कैथोड, हाँ, तो इस प्रकार कॉपर आयन कैथोड की ओर आकर्षित होता है और कॉपर के परमाणु में बदल जाता है। ठीक है, दोबारा देखिए एक बार, कॉपर का धनायन इस कैथोड की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि धनायन है, ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो नेगेटिव की ओर आकर्षित होगा और यहाँ जाके 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर के परमाणु में बदल जाएगा, जिससे कि, ठीक है, और यहाँ पे स्टोर हो जाता है। करेक्ट। इसके बाद, ठीक है, एनोड पर क्या होता है वो देखते हैं। एनोड पर, इस एनोड से जो कॉपर का परमाणु है, ये कॉपर का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके कॉपर के आयन में बदल जाता है और यहाँ भी इस विलयन में आ जाता है। इस एनोड से कॉपर का ये परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कॉपर के धनायन में बदल जाता है और इस विलयन में आ जाता है। देखिए, यहाँ पे कॉपर का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और कॉपर के आयन में बदल जाता है। ठीक है, तो ये कॉपर का परमाणु, कॉपर परमाणु, ठीक है, एनोड पर त्यागा इलेक्ट्रॉन और कॉपर आयन
ठीक है। तो कॉपर का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कॉपर के आयन में बदल जाता है। इस अशुद्ध जो धातु है कॉपर की, इसका कॉपर का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर के आयन में बदल के विलयन में आ जाता है और यहाँ से कॉपर का आयन वापस एनोड की कैथोड की ओर आकर्षित होता है, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और वापस कॉपर के परमाणु में बदल जाएगा। ठीक है। फिर इसी यहाँ से कॉपर का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और आयन में बदलेगा, वो आयन यहाँ आएगा और यहाँ से ये आयन कैथोड की ओर आकर्षित होगा और वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके परमाणु में बदल जाएगा। इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है। देखिए बच्चों, ठीक है, तो इसको हम पीछे यदि लिखें तो देखिए, एनोड से कॉपर का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर प्लस आयन में बदल जाता है और लवणीय विलयन में आ जाता है। करेक्ट। इस प्रकार एनोड से कॉपर प्लस आयन लवणीय विलयन में आते हैं एवं विलयन से कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लेकर परमाणु में बदल जाते हैं। इस प्रकार यह क्रिया चलती रहती है और अंत में एनोड की परत पतली होती जाती है और कैथोड की परत मोटी होती जाती है। ठीक है। एनोड की परत पतली होती जाएगी और कैथोड की परत मोटी होती जाएगी, क्योंकि एनोड से शुद्ध धातु कैथोड पर जाएगी तो कैथोड की परत तो मोटी होती चली जाएगी और ये पतली होती चली जाएगी। ठीक है। इसके साथ ही जो घुलनशील इसके साथ ही घुलनशील अशुद्धियां विलयन में घुल जाती हैं और अघुलनशील अशुद्धियां एनोड के
के नीचे एकत्रित तो इस प्रकार जो घुलनशील अशुद्धियां होती हैं वो विलयन में घुल जाती है। अघुलनशील अशुद्धियां एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती हैं, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एनोड पंख क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन ये है कि एनोड के नीचे इकट्ठी होने वाली जो अशुद्धियां हैं परीक्षण के समय, उसे हम क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम धातु से अशुद्धियों को विद्युत अपघटन विधि द्वारा अलग करते हैं। इस प्रकार धातु का परिष्करण किया जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों, यह है विद्युत अपघटन धातु का परिष्करण। हाँ बच्चों, अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, तो इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि संक्षारण वापस ये इस चैप्टर में रिपीट होता है, तो यहाँ थोड़ा वापस देखते हैं। देखिए, जब धातु अम्ल, नमी इत्यादि के संपर्क में आता है, तब यह धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है। इसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है, संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना। तो संक्षारण क्या है, जब धातु अम्ल के, नमी के, इनके संपर्क में आता है तो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए बच्चों, चांदी, अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी को अगर वायु के अंदर हम खुला छोड़ दें तो धीरे धीरे वायु में उपस्थित जो सल्फर है उससे क्रिया करके ये क्रिया करेगी और इसके ऊपर एक काली परत बन जाती है। ठीक है, इस काली परत से धीरे धीरे चांदी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी, नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये काली परत कैसे बनती है वो देखते हैं। देखिए, चांदी, सिल्वर, ये वायु के अंदर जो सल्फर होती है, ठीक है, इस सल्फर से क्रिया करती है और सिल्वर सल्फाइड बनाती है। ये जो काली परत होती है ये सिल्वर सल्फाइड की होती है, जिसकी वजह से ये चांदी धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, देखिए इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हम तांबे का देखते हैं। तांबा, देखिए बच्चों, तांबा, देखिए तांबे के बर्तन में पेंदे में हरी परत का बनना ये भी एक प्रकार का संक्षारण है। ये हरी परत धीरे धीरे इस तांबे को खत्म करना, नष्ट करना शुरू करती है। कैसे, देखिए जैसे कॉपर, ये तांबे का बर्तन हो गया, इसके अंदर पानी है, H2 हो गया, पानी में ऑक्सीजन मिली हुई है। ठीक है, और वातावरण के अंदर जो पानी के ऊपर एयर है, एयर में क्या होती है, CO2। ये आपस में सब क्रिया करते हैं और क्रिया करके ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं। तो हरे रंग की जो परत होती है वह इन दोनों का मिश्रण होती है। हरी परत जो होती है वो इन दोनों कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का जो मिश्रण है वो हरी रंग की परत होती है। ठीक है, धीरे धीरे कॉपर को नष्ट करना शुरू कर देती है। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जंग का लगना। ठीक है, तो देखिए जब लोहा पानी के संपर्क में आता है, ठीक है,
तो धीरे धीरे इस पर जंग लगना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, संक्षारण। ठीक है, तो ये होता है संक्षारण, और इस संक्षारण के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब प्रश्न आता है कि संक्षारण से बचाव के उपाय। संक्षारण से बचाव संक्षारण से बचाव के क्या क्या उपाय हैं। कई बार छोटा प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है ये। तो पहला है पेंट करके हम लोहे के गेटों को, लोहे के किसी भी उपकरण को बचा सकते हैं जंग लगने से। दूसरा, अगर देखें हम तो मिश्र धातु बनाकर, ठीक है। अब प्रश्न आता है मिश्र धातु क्या होती है, तो इसी चैप्टर में अगली वीडियो में देखेंगे इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, यहाँ फिलहाल आप याद रखिए। इसके अलावा आता है एनोडीकरण के द्वारा, एनोडीकरण से, ठीक है। चौथा आता है आपका ग्लेवेनाइजेशन, ग्लेवेनीकरण से, करेक्ट। तो ये कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा हम संक्षारण से लोहे की वस्तुओं को या धातुओं को बचा सकते हैं, पेंट करके, मिश्र धातु बनाकर, एनोडीकरण के द्वारा और ग्लेवेनीकरण के द्वारा। तो बच्चों ये देखते हैं ग्लेवेनीकरण होता क्या है। देखिए बच्चों, लोहे या स्टील पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को ग्लेवेनीकरण कहते हैं। ठीक है, लोहे या स्टील पर जस्ते की परत चढ़ाने की जो क्रिया है उसे हम ग्लेवेनीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, तो बच्चों ये थे इसके उपाय और ये ग्लेवेनीकरण की परिभाषा। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में बच्चों धातु को कैसे शुद्ध करते हैं वो देखा, और संक्षारण क्या होता है इसके बचाव देखे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि अगली वीडियो हम समय पर उपलब्ध करवा सकें। ठीक है, अगली टॉपिक के अंदर हम मिश्र धातु के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, थैंक यू।